दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर की जिसमें हम सारे सॉल्यूशंस देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सारे देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आपको खालिस्तान के भी उत्तर दूंगा और बड़े प्रश्नों के उत्तर दूंगा, विज्ञापन के उत्तर दूंगा, पत्र कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। तो सब कुछ इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? नहीं बना हुआ है पूछा आपसे कि नहीं बना हुआ है, इक प्रत्यय जिसमें नहीं लगा है वो आपको बताना है। तो देखो सामाजिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है क्योंकि समाज प्लस इक से बना हुआ है। वैज्ञानिक में आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है। मौलिक में भी इक प्रत्यय लगा है। लेकिन अत्यधिक में इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसमें जो है अत्या और अधिक जो है आपका अति अधिक से जो है ये मिलके बना हुआ है। इसमें अधिक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। निजवाचक मतलब कि जो स्वयं को पुष्टि करता हो। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा तो निज मतलब अपना, ठीक है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया कवि का स्वप्न, यहाँ पे मिस्टेक है। कवि का स्वप्न कैसा था? तो कोई भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक होता है तो आपको बोनस नंबर मिलते हैं। तो कवि का जो स्वप्न था वो प्रेम से परिपूर्ण था। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे स्मृति पाथे से क्या आस्य है? स्मृति पाथे से मतलब आस्य होता है स्मृति रूपी संबल, ठीक है। स्मृति रूपी संबल, सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रामचरितमानस में प्रयुक्त मुख्य छंद कौन सा है? तो रामचरितमानस में मुख्य प्रयुक्त जो छंद है वो चौपाई भी है, दोहा भी है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो है चौपाइयाँ दी गई हैं। अगर आपका दोनों ऑप्शन आता है तो दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट करने हैं। फसल कविता में किसको संदेश दिया गया है या देती है? तो जो है ये युवाओं को संदेश देती है। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आंसू लहर झरना किसकी रचना है? तो ये जो आंसू लहर झरना इत्यादि हैं ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं प्रसाद जी की हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो अ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। बच्चे का स्पर्श पाकर पाषाण भी क्या बन जाता है? तो बच्चे का स्पर्श पाकर पाषाण जो है पानी बन जाता है, ठीक है। पानी बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इस तरह का अगर आपका ऑप्शन नहीं आता है तो आपको जो है बोनस नंबर मिलेगा, ठीक है। बच्चे का स्पर्श पाकर पाषाण भी क्या बन जाता है? तो वो पानी बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। पाषाण क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। बाल गोविंद कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बाल गोविंद जो है ये खंजड़ी बजाते थे। तो 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है? तो यह कहानी यह भी जो है ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कौन सा है? तो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड जो है कटाव को कहा गया है। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद जो है आपको बताना है। तो विद्यार्थी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या प्लस अर्थी यानी कि ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो खालिस्तान शब्दों में प्रयोग अनुसार रूप परिवर्तन होता है। तो खालिस्तान कौन से शब्द होते हैं? वो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में जो है प्रयोग अनुसार जो है रूप परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द यहाँ पे आंसर आ जाएगा विकारी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें। घोड़ा तेज दौड़ता है वाक्य में विशेषण है, विशेषता बतानी है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो तेज जो है ये विशेषण है, इसकी विशेषता है। तेज जो है इसकी विशेषता है, ठीक है। तेज जो है इसकी विशेषता है। अगला जो है इसमें हिमालय शब्द में खालिस्तान संज्ञा का उदाहरण है। तो हिमालय शब्द में जो है आपका व्यक्ति वाचक संज्ञा का व्यक्ति स्थान, ठीक है। व्यक्ति स्थान का जो बोध कराती है वो जो है आपके शब्द जो है कैसे होते हैं? व्यक्ति वाचक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा व्यक्ति वाचक संज्ञा। कर्म के आधार पर क्रिया के खालिस्तान भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो है आपका सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात कर रहा है। इसमें प्रति जो है आपका अवयव है और दिन जो है संज्ञा है। तो प्रतिदिन में जो है अव्ययी भाव समास है। प्रति क्या है? अवयव है और दिन जो है संज्ञा है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अवयवी अवयवी भाव समास, ठीक है। लिंग वचन और काल के अनुसार जिसका रूप बदल जाता है उन्हें जो है हम विकारी कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है आपको अपठित गद्यांश।
आधुनिक काल में नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। ये वाला जो आप जो यहाँ पे पैराग्राफ देख रहे हैं, ये 2019 में जो है इसको पूछा गया था। 2019 में से ये उठाया गया है। तो 2019 के प्रश्न पत्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी वुमेंस डे आ रहा है, तो वुमेंस डे के हिसाब से ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख को वुमेंस डे है, जो कि कल है आपका। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया कि आधुनिक काल में नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से यह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई है। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही ले लीजिए। भीकाजी का कामा भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा, आसफ अली और कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम अनेक ज़हन में आते हैं या ज़हनत में आएँगे। गांधी जी के आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर-बार छोड़कर के देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। चाहे वे गाँव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो, महानगर की हो, चाहे वो पढ़ी-लिखी हो या गरीब हो या अमीर हो, सभी वर्गों की नारियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। तो यहाँ पर जो पहला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक जो है आधुनिक काल की नारी हो जाएगा या आधुनिक नारी हो जाएगा। आप जो है आधुनिक के हिसाब से जो है इसमें आप लिखेंगे इसका आंसर। किसके कहने से महिलाएं घर-बार छोड़कर आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ीं? तो आप देखना यहाँ पे लिखा गया है, गांधी जी के आह्वान पर, यानी कि गांधी जी के कहने से जो है महिलाएं घर छोड़ कर के निकल पड़ी। आज़ादी की लड़ाई में कौन-कौन शामिल हुई बताइए? तो आज़ादी की लड़ाई में जो है आप देख सकते हो यहाँ पर नाम लिखा गया है, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम हैं जो ज़हन में आते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसी में, वर्तमान नारी में समाहित गुणों को बताइए। तो वर्तमान नारी जो है आधुनिक नारी है, वो कैसी है? पूरी क्षमता से भरपूर है, शक्तिवान है और साहस से परिपूर्ण है। साथ ही साथ आत्मविश्वास से भरी है और शिक्षित भी है। शिक्षा का प्रसार भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिला करके लिखनी पड़ेगी। ऐसे डायरेक्ट कोई भी आंसर इसमें नहीं दिया गया है। वर्तमान नारी में समाहित गुण कौन-कौन से हैं? तो वो क्षमता से भरी हुई है, शक्ति से परिपूर्ण है, साहस की देवी है, आत्मविश्वास से भरी हुई है और शिक्षित है। ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में किस वर्ग की नारियों ने साथ दिया? तो आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के जो है सभी वर्गों की नारियों ने जो है साथ दिया था। चाहे वो गरीब हो, देखो यहाँ पे लिखा है सभी वर्गों की नारियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ी-लिखी हो या महानगर की हो, शहर की हो, कस्बे की हो या गाँव की हो। ठीक है? इस तरह से आप लिख दोगे। और गुलामी शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है आप आज़ादी लिख दोगे, जिसमें आज़ादी का बात हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये आज़ादी है, ये रहा, ठीक है? तो ये विपरीत शब्द हो जाएगा, गुलामी का विपरीत जो है आपको आज़ादी आ जाएगा। इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको ये पैराग्राफ बताया, इसके आंसर समझाए मैंने कि कैसे निकालने हैं आपको, तो इस तरह से निकालने हैं। अब बात करते हैं हम जो है आपका दूसरा जो पैराग्राफ बनेगा, वो बनेगा आपका गद्यांश वाला। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में फिर से जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा, कवि के जीवन की क्या कथा रही है और शतदल शब्द का अर्थ क्या होता है? शतदल मतलब होता है आपका कमल। तो और कवि कन्या को क्या तर्पण करता है? को उसके अलावा कवि जीवन में क्या चाहता है? संबल का विलोम अर्थ जो है दुर्बल या निर्बल हो जाएगा। संबल मतलब बलवान, ठीक है? तो इसका संबल का होता है दुर्बल या निर्बल। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। आइए खंड ब की सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, चिंता करने की जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं सारे बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें, सारे आंसर्स दूंगा मैं। ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चंस, इनके भी आंसर्स बताऊंगा मैं। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे? अभी हम इसका आंसर डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी देर में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। घर की गिरती अर्थव्यवस्था को पिताजी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला है, वो आपको बताना है। इस तरह से ही फसल कविता द्वारा कवि ने मानव श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया है, ये सिद्ध कीजिए आप। इसके अलावा जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई, सभी प्रश्नों के उत्तर अभी हम देखने वाले हैं। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता है? उसके अलावा जापान में अगे ने एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देख करके क्या सोचा? और उसके अलावा जो है अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करके जो है आपको बता देना है। तो इन सभी के आंसर्स भी हम देखने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ड्राइवर ने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है। ये वाला आपको याद आ गया होगा कि हालदार साहब वाले चैप्टर से लिया गया, और हालदार साहब वाले चैप्टर से यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। बाकी मैं आपको आंसर्स बताऊँगा आगे अभी। अथवा में जो है इसमें बेटे के क्रियाक्रम जो आपको समझ में आ गया होगा, जो भगत का चैप्टर है वहाँ से लिया गया है, ठीक है?
तो यहाँ पे पतोहू को उसके भाई के साथ भेजने के लिए भगत ने आखिरी दलील क्या दी थी? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। मैंने कई बार करवाए हुए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बताऊँगा। उसके अलावा प्रस्तुत पठित जो है पद्यांश हैं, कविता दे दी गई है, इस कविता को पढ़ना है और इसके जो है आपको उचित शीर्षक जो है पद्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बता देना है, ठीक है? फिर फसल क्या है? और जो आप जानते ही हो कुछ कहाँ से ले लिया, कि भाई ये फसल से लिया गया है। पंक्ति का उचित शीर्षक जो है पद्यांश का उचित शीर्षक फसल ही होगा। फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है और फसल को किसका जादू कहा गया है ना? तो ये सारी चीज़ें आप बता दोगे, ये जो है किसके लाख-लाख लोगों के हाथों के स्पर्श का जादू कहा गया है, ठीक है? इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। इसी में अथवा पाठ भी आपको मिलेगा देखने को। विकल विकल उन्मन मुंदत थे, तो ये आपका जो है बादल वाला जो है वहाँ से लिया गया है। इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाएँगे, सभी 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे ये। अब कैप्टन चश्मे वाले का व्यक्तित्व जो है हवलदार साहब की सोच से कैसे भिन्न था, ये आपको बताना है। इसके अथवा में पूछा गया है मन्नू ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है, आपको बताना है, ठीक है? इसी में अथवा में है। मैं अभी आंसर बताने वाला हूँ। ये दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने मानव जीवन के लिए किस सत्य को प्रकट किया है? इसी में अथवा पाठ है। उत्साह कविता का केंद्रीय भाव कैसा होगा या क्या होगा, आपको लिखना है। इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। इसी तरह से आप आइए अगले खंड पे, तो तुलसीदास का कृतित्व या व्यक्तित्व परिचय लिखना है या यशपाल की जीवन परिचय जो है आपको एक कृतित्व लिख देना है। लेखक ने अपने आप को विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, ये आपको बताना है। अथवा में जो है आपसे पूछा गया माता के आंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिता की दिनचर्या में क्या प्रेरणा मिलती है या हमें उससे क्या सीखने को मिलता है, ये आपको बताना है। किसी एक विषय पे जो है आपको निबंध लिखना है। निबंध भी बताऊंगा मैं आपको, जिसमें पर्यावरण संरक्षण है, मेरे प्रिय कवि है, आत्मनिर्भर भारत है और चुनाव का एक दृश्य है। इसके बाद जो है आपको बताया गया कि स्वयं को मोहनपुर निवासी रविंद्र मानते हुए अपने बड़े भाई वेदांत को नीट परीक्षा में सफल होने पर बधाई पत्र लिखना है। अथवा में जो है विद्यालय में एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति देने हेतु अपने प्रधानाध्यापक से अनुरोध कीजिए। तो इनमें से दोनों में से एक कर दोगे। रक्तदान के लिए प्रेरित करना है आपको जो है एक आकर्षक विज्ञापन, या फिर आप बता सकते हैं कि आपके शहर में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, उसके लिए भी विज्ञापन आपको बताना है। अब आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, और बहुत सारे जो प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें देखने हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त स्थान। कुछ रिक्त स्थान आपको जो इंपॉर्टेंट है उनको बता देता हूँ। गाय, आदमी, पुरुष आदि शब्द खाली स्थान संज्ञा के बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के बोध कराते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जिस सर्वनाम का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उस पूछे जाने या प्रश्न पूछने के लिए जो किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। खाली स्थानों की पूर्ति हम कर रहे हैं, आगे बड़े प्रश्नों को करेंगे, निबंध को करेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। अविकारी शब्द ही जो है अवयव कहलाते हैं। ध्यान रखना है, अविकारी शब्द को ही दूसरा नाम अवयव है। तो यहाँ पे खाली स्थानों में आएगा। अनुज शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अनुज में जो है अनु उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे आएगा, प्रत्यय पीछे आएगा। मानवता शब्द में जो है मूल शब्द जो है क्या है, वो मानव है। मानवता में मूल शब्द जो है वो मानव है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो आगे देखिए और प्रश्न का उत्तर। माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। माता का आंचल पाठ में बच्चों के सरल तथा निश्चल स्वभाव का पता चलता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वे अपनी झगड़े या आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं। मतलब जितनी जल्दी वो लड़ाई करते हैं उतनी ही जल्दी वो भूल जाते हैं। सुख दुख से बेपरवाह वे अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। सफेद बौद्ध पताकाएं जो है शांति और अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की जो भी आपका वृद्ध व्यक्ति है या बुद्ध व्यक्ति है वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं जो हैं शोक व नए कार्य के शुभ आरंभ की ओर संकेत करती हैं। तो यही है शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जो है कहलाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। गोपियों ने ऊधो को बड़भागी क्यों बताया है, तो आंसर हो जाएगा गोपियों ने ऊधो को इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि ऊधव श्री कृष्ण
के प्रेम से दूर हैं। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में नहीं बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की जो है कैसी पीड़ा होती है वो नहीं झेलनी पड़ती है, जैसे कि गोपियाँ झेलने में विवश हैं। इसलिए जो है उद्धव को जो है बड़भागी बताया गया है, क्योंकि ये जो है उनके प्रेम में नहीं पड़े और उनका जो है दुःख नहीं झेल रहे हैं। बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के इस कारण जो है साधु कहलाते थे? तो उत्तर हो जाएगा कि उनमें बहुत सारे गुण थे, ठीक है? वो गृहस्थ थे, फिर भी वो साधु कहलाते थे, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के वो गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे, किसी की चीज़ ना छूते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, यानी कि बिना पूछे वो नहीं लेते थे। कुछ खेत में जो पैदा होता था सिर पर लाद करके उसे कबीर पंथी मठ ले जाते थे। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप उनको मिलता वो प्रसाद स्वरूप जो है घर ले आते थे। और उनमें लालच लालच नामक जो चीज़ थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सारे गुण जो है उनकी चरित्र की विशेषताएं बतलाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी और बात कर लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। सारे उत्तर दे रहा हूं मैं, जो अभी हमने प्रश्न देखे थे उन प्रश्नों को भी दे रहा हूं मैं और साथ साथ उत्तर भी दे रहा हूं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने अपने बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कविता का मूल भाव यह है कि एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतर्मन जो है प्रसन्न हो जाता है। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन या चित्रण किया है। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो इसमें काशी संस्कृत की पाठशाला है, क्यों? नौबत खाने में पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो काशी भारतीय शास्त्रों के ज्ञान का भंडार है। कला शिरोमणि काशी में ही वास करते हैं। यह हनुमान और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ प्रकांड पंडितों, विद्वानों तथा कला प्रेमियों का निवास स्थान है। इसलिए काशी को जो है संस्कृत की पाठशाला कहा गया है। अगला जो प्रश्न है, संस्कृति क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। तो संस्कृति वह दुनिया है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता है, फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लाइन लिखनी पड़ती है आपको, इसको इसमें चेंज मत करना इसमें। अगला जो है इसमें प्रश्न जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। सूरदास का जीवन कृत्य जो लिखना है हमें, या राम वृक्ष वेनपुरी का पूछेगा आपसे, तो हम सारी बातें करेंगे। सूरदास की बात करें तो सूरदास का जीवन परिचय की बात करें, सूरदास का जन्म जो है 1540 में रोनकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुर का जन्म जो है शाही ग्राम नामक ग्राम में एक निर्धर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। इनके पिता रामदास गायक थे और सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है, यानी कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इसमें अभी मतभेद पे कोई भी मतलब इसको कुछ लोग कहते हैं कि है और कुछ लोग मानते हैं नहीं थे। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गांव घाट पर रहते थे और वहीं उनकी भेंट जो है बल्भाचार्य जो उनके गुरु थे, ठीक है ध्यान रखना है, बल्भाचार्य से हुई थी। जो सूरदास थे उनके शिष्य बन गए और बल्भाचार्य ने उनको जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके जो है कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। और सूरदास की मृत्यु जो है गोवर्धन के निकट जो है पारसोली ग्राम में 1620 ईस्वी में हुई। उनके कृतित्व की बात करें तो माना जाता है कि सूरदास जी हिंदी काव्य में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। साथ ही सूरदास जी द्वारा लिखे 5 ग्रंथों के नाम इस प्रकार है: सुर सागर है, सुर सरावली है, साहित्य लहरी है, नंद दयमती है और सुर पच्चीसी है, गोवर्धन लीला है और नाग लीला है, पद संग्रह है, व्याहलो है। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको इस तरह से लिखना होगा। राम वृक्ष वेनपुरी का जो है आपको जीवन परिचय देते हैं, उनकी कृतियां लिखनी है। तो कृतियों में बहुत सारी कृतियां मैंने लिखी हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे। तो इसमें से जरूरी नहीं है आप 2-4 लिखो। सबसे ज़्यादा उनकी प्रसिद्ध है गेहूं और गुलाब, बहुत बड़ा उनको सम्मान मिला इसकी वजह से। गेहूं और गुलाब जो है, उसके अलावा जो है मशाल उन्होंने लिखी थी। और बाकी उन्होंने बहुत सारा लिखा है। किसान मित्र लिखा है जो संपादन किया है इन्होंने, ठीक है। चिता के फूल लिखे हैं जो कहानी है। उपन्यास में है जो है पतितों के देश में जो है, ये आपको उपन्यास में मिलेगा। नाटक जो है उन्होंने जो लिखी है अम्पाली लिखी है और सीता की माँ लिखी है, राम राज्य लिखा है। तो इनमें से कोई भी 4-5 के नाम लिख देने हैं, आपको बता देना है कि उनकी कृतियों में विशेषकर ये नाम आते हैं। बस ये नाम लिख करके खत्म हो जाएगा आपका आंसर, और ये सारा का सारा आपको सोल्यूशन में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। यहाँ पूछा गया है, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में है आपका
आत्मकथ्य कविता का मूल भाव जो है उस पर आपको प्रकाश डालना है। देखो लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो 4 लाइनें आपको लिखनी है, मैंने तो 4-5 यहाँ पे ज़्यादा लिख दिए, लेकिन आपको इतने ही लिखने हैं, 4 से 5 लाइनें लिखनी है। जैसे लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद होता है उसमें क्या होता है, भगवान शिव के धनुष की ध्वनि सुनकर के जो परशुराम जी वहाँ आ जाते हैं और भगवान शिव के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे हुए देख कर के परशुराम जी जो है क्रोधित होकर पूछने लगते हैं, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है। तो परशुराम जी की यह बात सुनकर के लक्ष्मण जी कहने लगते हैं, हमने बचपन में बहुत सी धनुरियाँ तोड़ी हैं, यानी बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आप जैसा क्रोध किसी ने नहीं किया। इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? तो इस तरह से ये जो है आपको संवाद लिखना है। आपको जो चैप्टर में आपने जो पढ़ा था ना, उसको अपने विचार को अभिव्यक्त करते हुए लिखना है। परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, क्या शिव जी का धनुष तुमको मात्र धनुष ही लगता है? इस तरह से जो है आप इसमें से कोई भी 4 लाइनें, जो 4 से 5 लाइनें आपको लिखनी है, ध्यान रखना है। जैसे कि ये पहला संवाद है, ये दूसरा संवाद है, फिर ये तीसरा संवाद है, फिर चौथा संवाद है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो ये 5वां संवाद भी लिख सकते हैं, छठा संवाद भी लिख सकते हैं। संवाद लिखते समय लाइनों का और विशेषकर जो यहाँ पे भाषा प्रयोग की गई है, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से सारे के सारे लिखें। आप ये 2 लाइनें लिख सकते हैं, फिर नीचे वाले 2 लाइनें लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 लाइनें आपको कम से कम लिखनी है। इसी के अथवा पाठ में जो पूछा गया है, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव जो है वो क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, इस कविता का मूल भाव यह है कि संसार जो है नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन जो है मुरझाई हुई पत्ती सा टूट करके गिर जाता है, यानी कि इंसान मर जाता है। उन्होंने इस कविता में जीवन के यथार्थ, यानी कि जो सच्चाई है एवं अभाव को दिखाया है, जो चीज़ नहीं है वो भी दिखाया है। किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण जो है दुखी है, चाहे वो फिज़िकल चोट हो, मेंटल चोट हो, आर्थिक चोट हो, किस तरह की चोट हो, उससे दुखी है। फिर चाहे वो चोट प्रेमिका से मिला हो या फिर वो मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो। कवि के अनुसार उनका जीवन जो है सरल और दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया है, इनका कहना है कवि का। उनके अनुसार जो है उनकी जीवन रूपी गगरी जो है खाली ही रह गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ एक ओर कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता का भी प्रकट होते हैं या महानता का भी पता चलता है। तो ये आत्मकथ्य कविता का जो है मूल भाव आप स्पष्ट करेंगे इस तरह से। अगला जो है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर सेनानी ना होते हुए भी लोग जो उनको कैप्टन क्यों कहते थे, इसी में है एक कहानी यह भी। पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लक्षण से असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट करता है, इसको समझाना है। सबसे पहले सेनानी ना होते हुए भी कैप्टन को, जो चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनमें कौन कौन से गुण थे? उनका नेताजी के प्रति जो है अगाध लगाव था और श्रद्धा था। शहीदों और देशभक्तों के अलावा वो अपने देश से उसी लगाव से जो है मतलब प्रेम करते थे जैसे कि कोई फौजी करता है। उनमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट-कूट करके भरी हुई थी। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मा देख कर के दुखी हो जाते थे। तो इस तरह के जो है वर्ड्स आपको प्रयोग देने हैं। अब यहाँ पे जो है आपको अथवा पाठ जो यहाँ पे आंसर दिया गया है, मन्नू भंडारी की जो साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव क्या थे, वो आपको बताना है। तो मन्नू भंडारी की यह कहानी जो है उनके जीवन से प्रारंभिक घटनाओं की जो है कथा है और मन्नू ने अपने इस आत्मकथ्य पर उन घटनाओं और उन व्यक्तियों को उजागर किया है जो उनके जीवन से जुड़े रहे हैं। मन्नू ने अपने पिताजी, माताजी, भाई-बहनों के परिचय के साथ-साथ पिताजी के विचारों का संक्षिप्त वर्णन किया है। युवावस्था से जुड़ी घटनाओं के साथ पिताजी के कार्य व्यवहार एवं लेखिका के कॉलेज की जो अध्यापिका है शीला अग्रवाल, ध्यान रखना एमसीक्यू भी बन जाता है कभी-कभी, उठा के देते हैं कि मन्नू भंडारी की अध्यापिका का नाम क्या था? व्यक्तित्व विशेष रूप से प्रकट हुआ है, जो आगे चल कर के लेखिकीय व्यक्तित्व निर्माण में मन्नू का आधार बने हैं। लेखिका ने अपने प्रमुख घटनाओं के वर्णन के साधारण लड़की से लेखिका बनने की कहानी को खूबसूरती से उभारा है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के चरम पर आज़ादी की आंधी ने मन्नू भंडारी को भी इस आंदोलन में शामिल कर लिया। आज़ादी की इस लड़ाई में पारिवारिक विरोध एवं सामाजिक तिरस्कार के बीच मन्नू भंडारी की क्षमता देखने ही बनती है। तो इस तरह से जो है आपको प्रकट करना है अपनी भावनाओं को, जो असाधारण से साधारण बन गई। अब जो आपका खंड बनता है जिसमें आपकी मातृभाषा, उसका महत्व और मातृभाषा जो कि मतलब सीधा-सीधा है, मातृभाषा एवं उसका महत्व जो है, इस पे निबंध लिखना है आपको। तो देखिए, मातृभाषा एवं इसका जो परिभाषा क्या होगी ये मैंने बता दिया है, ठीक है? और मातृभाषा का योगदान क्या रहता है, ठीक है? इसमें जो मानसिक योगदान या मानसिक विकास करता है, सामाजिक विकास करता है, नैतिकता का महत्व जो होता है इसमें, और व्यक्तित्व का विकास करता है, सृजनात्मक विकास करता है। तो इस तरह से ये पॉइंट हैं जिनको आपको समझ लेना है। यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ही बार में इतना स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आगे आ जाइए और बता देता हूँ। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा जो है इसको थोड़ा समझा सकते हैं, चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और उपसंहार ज़रूर लिखोगे तो इस तरह से आपका खत्म हो जाता है। मेरे प्रिय नेता के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो पहले बताएँगे आप नेता का अर्थ क्या होता है? राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है, ये बताएँगे।
क्योंकि नेता की बात हो रही है तो नेता जो राजनीति से संबंधित होता है। प्रिय नेता का नाम और उसका परिचय दे दोगे आप, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद जो है प्रिय नेता कि आपके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ा जो है ये आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपकी स्मरणीय जो घटना है, यात्रा है, उसको आप बता सकते हैं। तो इसमें अपना परिचय दे सकते हैं कि भई आपका जो है कहाँ-कहाँ सफ़र कैसे-कैसे करने मतलब आप चाहते हैं और फिर आप कैसे इंसान हैं। थोड़ा-सा अपना परिचय देते हुए और जो आपने जो यात्राएँ की हैं उसका ब्यौरा दे दोगे। तो इस तरह से आप ये 2-3 लाइनें को ध्यान से देख लो, आराम से समझ लो और इसके बाद जो है, जो वर्णन कर दोगे, जो आपने जो ना भूलने वाली यात्रा की उसका वर्णन कर दोगे। तो इस तरह से आपका ये खत्म हो जाएगा और आपके जीवन पे इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये भी आप बता सकते हो। राजस्थान के मेले में ये भी आपका निबंध बनता है, तो राजस्थान के मेले का जो है सांस्कृतिक महत्व और मेले का अर्थ बताते हुए जो है, इन मेलों के जो प्रकार हैं, कौन-कौन से मेले होते हैं राजस्थान निवासियों आप सभी को पता है कि हमारे पुष्कर का मेला दिलवाड़ा का हैं? और उसके अलावा जो है केसरिया है, रामदेवरा का है और महाराज जी का है। बहुत सारे जो है मेले हमारे लगते हैं, तो उनके सभी के जो भी आपको नाम याद हैं, उनको लिख देना है। आपका जो है इस ये अलवर में जो आपका मेला लगता है, भरतरी का मेला जो है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं। तो मेले का जो सामाजिक महत्व क्या होता है, ठीक है, आर्थिक महत्व क्या होता है, ये आपको बता देना है थोड़ा-सा और मेलों की आवश्यकता क्या है, मेलों का पर्यटन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को लिख करके जो है अपना निबंध कंप्लीट करेंगे। निबंध जो है पूरे अच्छे तरीके से लिखें, ताकि जो है आपको पूरे नंबर मिले। अब यह है स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोकनगर निवासी जो है कोई जयपुर का, अपने मित्र को जो है बहन की शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र जो है आपको प्रकट करना है, बनाना है, लिखना है। अथवा में आपको दिया गया है अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय पर पद जो है रिक्त है, ठीक है? उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु प्रधानपत्र लिखना है और अध्ययन की जो है उसमें बतानी है कि स्थिति जो है कैसी चल रही है। अध्ययन की जो स्थिति है क्योंकि रिक्त है, टीचर नहीं है तो अध्ययन की खराबी होगा, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले हम जो है आपको आदर्श नगर बीकानेर का नीरव हैं, तो आप जो है सीधा-सीधा जो है आदर्श नगर आपको जो है यहाँ पे लिख देना है अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस वहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आदर्श नगर, ये तो यहाँ पे आदर्श अशोक नगर नहीं आएगा यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप जो है आप स्वयं का आदर्श आदर्श नगर बीकानेर लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा आदर्श नगर। आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा आदर्श नगर, यहाँ पे आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, दिनांक ज़रूर आएगा, दिनांक कोई भी आप मेंशन करिए। फिर सीधा-सीधा आपका क्योंकि ये आपका फैमिली का पत्र है, क्योंकि आपके दोस्त-वोस्त का है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आता है, फिर आपका विषय नहीं आएगा, सीधे प्रिय अजय से जो कि आपका अशोक है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, ठीक है? आपको नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अजय लिखिए, विजय लिखिए, संदीप लिखिए, गुरदीप लिखिए, जो भी लिखना है और फिर आशा करता हूँ कि तुम वहाँ सब ठीक होगे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हम भी यहाँ ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहन के विवाह की तैयारी चल रही है, उसका विवाह जो है 1 दिसंबर, जो भी आप डेट डालना चाहें लिख सकते हैं। जिसकी तैयारी जो भी आप यहाँ पे डेट डालेंगे, विवाह तो उसके बाद ही होगा, ठीक है? जिसकी तैयारी जब चल रही है, यह विवाह बहुत ही धूमधाम से होने वाला है क्योंकि विवाह में हमारे सभी संबंधी और मित्र आ रहे हैं। मैं तुम्हें भी विवाह के काफ़ी दिन पहले ये पत्र लिख रहा हूँ, इसलिए तुम विवाह से ठीक 1 सप्ताह पहले यहाँ पर आ जाना। मैं तुम्हें अपना इतना पहले इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि हम हमें मिलकर के बहुत सारी विवाह की जो है तैयारियाँ करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा विश्वास पे खरे उतरोगे। मेरे बताए अनुसार जो है आप समय पे अवश्य आओगे। तुम्हारा मित्र लिख कर के जो भी आप नाम लिखना चाहें, नीरव लिखा है आपको, अगर एग्ज़ामिनर ने कि आप नीरव हैं, तो नीरव जो है लास्ट में लिखेंगे। आपका नाम जो है लास्ट में आएगा। तो इस तरह से आप लिखोगे। इसके अथवा पार्ट में जो है आपको अंग्रेजी का जो है वो आपका क्या है, अब अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, उसका अध्यापक नहीं है, तो इस विषय में जो है आप अपने प्रधानाचार्य को लिखोगे। तो यहाँ पे जो है महोदय करते हुए मैं 10वीं क्लास की छात्र या छात्रा हूँ। अंग्रेजी विषय के शिक्षक का पद रिक्त होने के कारण हम लोगों की जो है अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारी कक्षा के सभी अंग्रेजी की पढ़ाई तो अवश्य करते हैं, लेकिन उन्हें जो भी समस्या आती है उन्हें समझाने के लिए हमारी कक्षा में जो है कोई नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी कक्षा के लिए अंग्रेजी अध्यापक या अध्यापिका की भर्ती कीजिए। अतः श्रीमान से सविनय अनुरोध है कि जल्द से जल्द अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम सभी आपका सागर कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे। और फिर जो है आपका अगर नाम दिया है तो नाम लिख दोगे, नहीं दिया है तो आप अपना नाम यूज़ कर लोगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है उसमें पूछा जाता है आपसे कि आपका जो है विज्ञापन तैयार करना है। तो कारपेट जैसे आपका कोई दे दिया कि नव अंकुर विद्या महिला सहायता संघ है जयपुर से,
और उसके लिए जो है आपको कारपेट की बिक्री के लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो इस तरह का आप जो है विज्ञापन बता सकते हैं, कारपेट ही कारपेट, सुंदर, आकर्षक, कम दाम। जैसे लिखा है ना मोटे-मोटे अक्षरों में, जो चीज़ मोटे हैं वो मोटे करने हैं। दिनांक आपको भाई कब से कब तक की जो है विज्ञापन चलाओगे, फिर आप नीचे लिख दोगे कारपेट बना करके, आप पेंसिल से ड्रॉ कर देना कि कारपेट है भाई, ठीक है। हस्त निर्माण है, मतलब हाथ से बने हुए बेहतर डिज़ाइन है, सभी डिज़ाइन में उपलब्ध है, स्थान बता दोगे नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये खत्म हो जाएगा। इसी के अथवा पार्ट में जो पूछा गया आपसे SUPW शिविर है, उसमें जो है हाथों से अनुपयोगी चीज़ों से उपयोगी चीज़ें बनाई गई हैं, सामग्री बनाई गई हैं, उसके विज्ञापन को हमें तैयार करना है। तो SUPW का जो है इस तरह से हम प्रचार कर देंगे, कुछ खिलौने बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सोचिए मत। और हर प्रकार के सामान लीजिए, ये सभी प्रकार के घरेलू सामान हैं, खान-पान की उचित व्यवस्था है, हस्तकला पेंटिंग है, जूते-चप्पल है, खिलौने और मनोरंजक सामान है। स्थान जो है आप अपना कोई भी विद्यालय जो आप देना चाहें, उसको दे सकते हैं। आइए आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा-सा रिक्त स्थान और देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य खालिस्तान प्रकार के शब्दों से होती है। तो ये भावबोधक जो शब्द होते हैं, उनसे इनकी रचना होती है। तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा भावबोधक। सर्वनाम खालिस्तान प्रकार के होते हैं, सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही जो है स्थान है। तो वो जो है हिंदी क्रिया के मूल या फिर हिंदी क्रिया के पदों का मूल रूप जो है वो धातु होता है, ये ध्यान रखना है। उपसर्ग शब्द के खालिस्तान में जुड़ करके अर्थ बदल देते हैं, तो प्रारंभ में, शुरुआत में, स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो आंसर। इसके बाद जो है वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लग करके नए शब्दों की रचना करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृदंत या कृत्य कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ आंसर्स के साथ में। अब बड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो आंसर हो जाएगा, हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिला। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो ये आपको बता देना है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे? अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखे थे, वही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके आंसर्स मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। बाल गोविंद भगत जो है कमजोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे। उनकी समझ में ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती थी। लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया? लखनवी अंदाज जो है उसके अध्याय में बताना है हमें। तो लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए जो है सेकंड क्लास का टिकट लिया था या बुक कराया था। काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है? संक्षेप में बताना है। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। काशी में कलाधर, हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में अलग अलग मजहब और तहजीब के लोग हैं। सबकी अपनी अपनी बोली, उत्सव, संगीत और त्यौहार इत्यादि हैं। और जो है काशी में सब मिलजुल कर रहते हैं। उन काशी को जो है संस्कृति की पाठशाला भी कहा गया है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया, सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानताएं बताई है? तो उद्धव जी के व्यवहार को देखते हुए सूरदास जी ने उद्धव की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से की है। जिस प्रकार जल में रहकर कमल के पत्ते जल से प्रभावित नहीं होते, यानी कि जल में रहने के बाद भी वो जल में पड़े पड़े सड़ते नहीं हैं, जल को स्वयं पर टिकने नहीं देते, जल जो है उनके ऊपर टिक भी नहीं पाती है। उसी प्रकार जो है उद्धव कृष्ण के साथ रह करके भी उनके प्रेम से जो है दूर है, अप्रभावित हैं। ये आपको जो है समानता बताई गई है। इसके आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्नों की। अट न रही कविता के आधार पर फागुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखना है। तो कवि ऋतुराज का जो है वर्णन है हुआ है यहाँ पर। तो ऋतुराज का वर्णन करते हुए यहाँ पे फागुन मास ने ऋतुराज ने जो है कवि ऋतुराज ने ऋतुराज का वर्ण सॉरी कवि ने ऋतुराज ऋतुराज जो है ये कोई ऋतु है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कवि ने ऋतुराज का वर्णन करते हुए फागुन मास में सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं, ये बताया है। पूरा वातावरण महकने लगता है, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगी तितलियां, भौरों के मधुर गुंजन देने लगती हैं, दिखाई देने लगते हैं। लाल हरे फूल पत्तों की सुंदरता प्रकृति को जो है नई दुल्हन से सुसज्जित कर देती है। प्रकृति मनमोहक लगने लगती है, प्रकृति ऊर्जावान लगने लगती है। और हरियाली चारों तरफ दिखाई लगती है। इस तरह से आप जो है इसमें सौंदर्य का वर्णन कर दोगे। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है? माता के आंचल के अध्याय के आधार पर संक्षेप में बताना है। महतारी यानी कि उसकी माँ बच्चे को खेल में कहानियां सुनाकर बड़े ही प्यार से बच्चों का ध्यान रख खाने पर से जो है हटा देती है। कहानी सुनाती है, खिलाती है, कुछ बताती है, बातें करती है, उसके मुंह में खाना खिलाती देती है। तो इस तरह से ये बातें बताई गई हैं।
और खेल में लगा देती है। इस बीच उनको बीच बीच में मुंह में जो है कौर देती जाती है, जो कि माँ ही कर सकती है, आदमी नहीं, इसलिए जो है ऐसा कहा गया है। आदमी नहीं इसलिए जो है ऐसा कहा गया है। अब इसके आगे और देख लेते हैं प्रश्नों को। नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषताएं बताई हैं, साना सानी हाथ जोड़ी के आधार पर बताना है। तो लेखिका पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक गई थी। वहां पर एक कुटिया में पता पता नहीं, यहाँ पे धर्मचक्र धर्मचक्र देखा, और पूछने पर नार्गे ने बताया कि धर्मचक्र है। ठीक है, यह प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप जो है धुल जाते हैं। थोड़ा सा ये मिट गए हैं, इसमें अक्षर थोड़ा सा ध्यान रखें। मन्नू भंडारी का जीवन कर्तव्य जो है आपको संक्षेप में लिखना है। तो मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी, वो कहाँ पे रही थी, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें बता देनी है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से आपसे जयशंकर प्रसाद के बारे में भी पूछ सकता है। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ बड़े ध्यान से पढ़ लेना, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा जो है आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जयशंकर प्रसाद का जीवन जो है, व्यक्तित्व आपको कैसे बताना है और उसका कर्तृत्व कैसे बचाना है, तो इस तरह से बता देना। इसमें जितना लिखा है उतना लिख दोगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है, सविस्तार वर्णन करना है। तो उत्तर मैंने यहाँ पे दे रखा है सीधा सीधा, ज़्यादा उत्तर आपको पढ़ के बताऊंगा, आप भी पढ़ोगे मैं भी पढ़ूंगा, टाइम लग जाएगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसी में अथवा पाठ है, नाना साहिब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव जो है किस प्रकार प्रकट किया है, लखनवी अंदाज में जो है व्यंग के लेख के आधार पर जो आपको बता देना है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया आपसे, गोपियों के द्वारा हमारे हारिल हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है, ये आपको समझाना है। इसी में अथवा पाठ जो है इसमें बताया गया है, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव क्या होगा, ये आपको बताना है। आगे देख लेते हैं और भी प्रश्न जो है। कुछ निबंध लेखन जो आते हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता के ऊपर आ सकता है निबंध, तो राष्ट्रीय एकता में प्रस्तावना लिखते हुए राष्ट्रीय एकता का जो आवश्यकता है वो बता सकते हैं। राष्ट्रीय एकता में कोई बाधक तत्व है तो आप बता सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा मैंने छोटा ही कर रखा है इसीलिए आपको। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्व क्या हो सकते हैं, अगर आप बताना चाहो तो। हर जरूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें जो लिखे जो मैंने बताया है, और फिर उपसंहार आपको लिख देना है। पर्यावरण प्रदूषण कारक और निवारण के ऊपर आ जाता है, कभी कभी आपसे पूछता है तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हुए फिर प्रदूषण निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं, उपसंहार क्या होगा, ये बता देना है। सड़क सुरक्षा के ऊपर आपसे निबंध पूछ लेता है, तो सड़क सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है, सड़क सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, सड़क सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझाते हुए उपसंहार कर देना है। मातृभाषा और उसका महत्व, जो कि अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में प्रश्न पत्र में, मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का मातृभाषा से संबंध क्या है, संस्कृति विकास में जो है मातृभाषा का क्या महत्व है, उपसंहार क्या हो सकता है, इस तरह से आप जो है इनको बता देंगे। आइए अब हम देख लेते हैं आपके जो पत्र होते हैं वो किस तरह का है। आपका नाम जो है गौरव है, विद्यालय टीम के कप्तान हैं, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मनवाने के लिए जो है आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कुछ प्रार्थना पत्र जो है इस तरह से हो जाएगा, ये देख लीजिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, और विषय जरूर मेंशन कर दोगे, फिर महोदय लिखते हुए अपने जो है जो भी आपको मंगवाना है वो अपना विवरण दे दोगे। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखूँ वही लिखो आप, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो। इसी के बाद में आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया आपका मित्र जो है फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्तों, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता से जो है आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो एक मैंने विज्ञापन छोटा सा लिखा हुआ है, तो आप जो है इस तरह का विज्ञापन लिख सकते हैं। अथवा में जो है जैसे कि मैंने बताया है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज सकते हैं जब भी सॉल्यूशन चाहिए आपको। जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन आपको कंप्लीट दे दिए जाएंगे। और यहाँ पे कला अंकुर संस्थान की कला विधि में कुछ जो है पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, उनको जो है विज्ञापन के माध्यम से जो आपको प्रदर्शित करना है। तो देखिए इस तरह का जो है इसका विज्ञापन बन जाएगा। तो आपको मैंने विज्ञापन भी बताएं, एप्लीकेशन बताएं, बड़े बड़े प्रश्नों का आंसर बताएं, खाली स्थानों की पूर्ति बताएं, एक नंबर एक अंकीय प्रश्न बताएं, एमसीक्यू बताएं, सब कुछ बताया आपको। तो इस तरह का आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पे उत्तर बताए गए इनको जरूर पढ़िएगा, और 2024 का प्रश्न पत्र जरूर पढ़ लेना। 2024 का बार बार बोलता हूँ, 2024 का प्रश्न पत्र पर जरूर पढ़ के जाना, पूरा सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है। मैं उसको शेड्यूल करा देता हूँ, आपको जो है उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट देने वाला हूँ, उसको जरूर चेक कर लेना, आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट कर देना।